कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1206 में दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी तो उसी वक्त 1206 में इसका जो गुलाम था जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। वहीं से शुरुआत हुई थी दिल्ली सल्तनत की। तो अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, गुलाम या फिर मामलुक वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो उस वक्त लाहौर में थी। किसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था। किस शासक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बनवाई थी? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्या था? तो तुर्क था, अफगानी था, फारसी था, ईरानी, क्या था? तो ये तुर्क था। ये भी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? तो ये चौगान या फिर पोलो खेल रहे थे और घोड़े से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वर्ष 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की? देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ठीक है, सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या, दामाद भी था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या फिर उद्धारक कौन था? तो ये इल्तुतमिश ही था और ये प्रश्न एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न बन चुके हैं। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित की थी? तो इल्तुतमिश ने जब ये सुल्तान बना तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से सीधा दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो गुलामों का गुलाम हो गया कौन? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, किस शासक ने चालीसा दल, जिसे तुर्कान चहलगामी कहा जाता था, की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने साम्राज्य को संभालने के लिए 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था जो कि पूरे साम्राज्य को संभालेगा, लाइक इसे मंत्री वगैरह संभालते हैं उसी तरह से, और इसका नाम दिया था तुर्कान चहलगामी, और ये लास्ट में तुर्कान चहलगामी ही इसके लिए हानिकारक भी साबित होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1221 में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? तो 1221 की बात हो रही है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था, 1210 से 1236 तक शासन किया था इल्तुतमिश ने। तो उस वक्त शासन किसका था? इल्तुतमिश का था, क्योंकि 1221 में ही चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था और उसको रोकने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान का मूल नाम क्या था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तेमुचिन क्या नाम, इसका नाम था तेमुचिन। कहीं कहीं पे तेमुजिन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। याद रखिएगा, चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लिया हुआ है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? इल्तुतमिश ने ही सबसे पहले भारत में अरबी सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल, 2 मुद्राएं चलवाई थी? इसे ऐसे ही याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है और विभिन्न प्रकार से पूछा गया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले याद रखिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये 2 मुद्राएं इल्तुतमिश ने चलवाई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया, जो टंका नाम की मुद्रा थी किस धातु की है? तो चांदी की है। और जीतल नाम की जो मुद्रा किस धातु की है? तांबे की है। और दोनों किसने चलवाई थी? ये इल्तुतमिश ने ही चलवाई थी। कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसने अपना जो उत्तराधिकार है वो अपनी बेटी को दिया था, रजिया बेगम। ठीक है, रजिया सुल्तान या रजिया बेगम, ये भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। वर्ष 1236 से लेकर के 1240 तक ये शासिका रही थी। ये समय जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये टाइम पीरियड एग्जाम में पूछा जा चुका है रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 22 है, रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। किसका था? तुर्कों का हाथ था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो भटिंडा का जो गवर्नर था, वहां का भटिंडा का जो गवर्नर था जिसका नाम था अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया, उसी ने नेतृत्व किया था। ठीक है, इस विद्रोह का। तो याद रखिएगा, अल्तुनिया की वजह से ये रजिया सुल्तान को हटाया गया था। अगला प्रश्न हम लेते हैं, किसने जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो ये बलबन ने धारण की थी। याद रखिएगा, बलबन भी गुलाम वंश का एक काफी प्रसिद्ध शासक हुआ करता था।
डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स की रिगार्डिंग, तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। किसने चालीसा दल को समाप्त किया था? तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया था। देखिए, चालीसा दल ने धीरे धीरे क्या किया था, वो दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने का सोच लिया था। लेकिन जब बलबन शासक बना तो बलबन ने क्या किया, बलबन समझ गया था कि चालीसा दल ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, तो बलबन ने सबसे पहले चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया था। किसने फारसी त्योहार नौरोज की भारत में शुरुआत की? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बलबन ने ही ये शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? ये बलबन ने ही अपनाई थी। बलबन का कहना था कि जो राजा है ना, जो सुल्तान है, उसको निरंकुश होना चाहिए। लौह और रक्त की नीति का मतलब वो भाई साहब कत्लेआम करता हुआ चलता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी ने चोरी की, सीधे हाथ काट दो, है ना। उसके सामने कोई झुका नहीं है तो उसकी ऐसी की तैसी कर दो। तो ये बलबन एक तरह का निरंकुश शासक था, और ये कहता भी था कि निरंकुश होना चाहिए। किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी? ये भी बलबन ने शुरू की थी। सिजदा मतलब होता है सीधे सीधे साष्टांग प्रणाम करो, लेट जाओ राजा के सामने, और पैबोस का मतलब होता है राजा के पैरों को चूमो। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि सिजदा और पैबोस तो भाई साहब गलत है, क्योंकि सिजदा हो या पैबोस हो, ये तो सिर्फ ईश्वर को किया जा सकता है। तो बलबन ने क्या कहा, अच्छा ये बात है, तो इसने क्या कहा, इसने कहा आपसे हम जिल्ले इलाही हैं। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया है, ईश्वर तो नहीं है लेकिन ईश्वर की छाया है। तो तुम ईश्वर को भी जब सिजदा पैबोस कर सकते हो तो ईश्वर की छाया को भी कर सकते हो। तो चलो अब सिजदा और पैबोस मुझे करके दिखाओ। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद, याद रखिएगा, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। दिल्ली के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता था? तो उलुग खां के नाम से किसको जाना जाता था भाई साहब? यहाँ तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन, पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, और इसे ही उलुग खां के नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। भारत पर मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए किसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी? तो ये दीवाने अर्ज की स्थापना जो है ना, गयासुद्दीन बलबन ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। कौन गुलाम वंश का शासक नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन ने भी गुलाम वंश में शासन किया था, रजिया सुल्तान ने भी, गाजी मलिक ने नहीं। ये गाजी मलिक जो है ये गुलाम वंश से कोई इनका संबंध नहीं है। किसी शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? ऐसे ही ये प्रश्न सीधा सीधा कई बार एग्जाम में पूछा गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी। किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन ये बीच में ही मर गए थे। उसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी। यानी इन तीनों को तो योगदान रहा कुतुब मीनार में, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का कोई भी योगदान नहीं था कुतुब मीनार के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे ये तुर्क थे। किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी का मतलब एकदम सिकंदर के जैसा। अलाउद्दीन का भी एकदम सपना ऐसा था कि वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, जैसे कि सिकंदर था। महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। ये था क्या, इसने क्या किया, अपने सेना को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। तो घोड़ों मतलब जो पूरी दुनिया से घोड़े मंगाता था और उनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटता था। मतलब सबसे ए क्लास के घोड़े सबसे अच्छे, फिर उससे कम, फिर बी, फिर उससे कम सी। तो उनको क्या करता था, पीठ पे निशान बनवा देता था। गरम सलाख जो होती थी उसे पीठ पे निशान बना देता था, ये सबसे अव्वल किस्म के घोड़े, इसी को दाग प्रथा बोला जाता था। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। मलिक काफूर किसके सैन्य कमांडर थे? ये प्रश्न एसएससी का फेवरेट है। अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बार पूछा गया और एसएससी हर बार पूछता है भाई साहब। मलिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? अलाउद्दीन खिलजी का था। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो ये अमीर खुसरो गए थे। किसे हजार दिनारी कहा जाता था? मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था, क्योंकि मलिक काफूर एक गुलाम था जिसे 1000 दिनार देकर के खरीदा गया था। ठीक है, फाइनली अलाउद्दीन को गिफ्ट किया था इनके ससुर जी ने। ठीक है, और मलिक काफूर, याद रखिएगा, 1000 दिनारी मलिक काफूर को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? उस वक्त देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि सबसे अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जब ये शासक बना था, इसने क्या किया, राज्य में जो भी अधिकारी हैं या मंत्री हैं उनको पेंशन में या फिर इनाम में कोई भी कभी भी जमीन जो मिली थी, इसने क्या किया, वो सारी जमीन फिर से वापस ले ली, सारी
सारी जमीन छीन ली। अब ज्यादा जमीन हो गई तो खालिशा भूमि इसके पास बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। उस सुल्तान का नाम क्या है जिसने भू राजस्व उपज का 50% कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने कर क्या किया? टैक्स जो है वो 50% कर दिया। किसान जितना भी उगाएंगे अपने खेत के अंदर, उनकी जो भी उपज होगी ना, वो क्या होगा, उनका 50% जो है सुल्तान को देना पड़ेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये सुल्तान ने बाजार सुधार नीति शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ये शुरू की थी। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको भी सीधा जवाब देना है। अगला प्रश्न है घरी और ग्रह कर और चराई कर, ठीक है, घरी या फिर ग्रह कर या फिर और चराई कर, दो कर यहाँ पर लगाए थे इसने। किसने लगाए थे? तो ये घरी मतलब जो घर होते थे या झोपड़ी होती थी उन पर टैक्स लगाया इसने, और चराने वाले जो प्लेसेस होते थे, जानवर होते थे, उन पे भी टैक्स लगाया। ये सारे टैक्स लगाए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए। ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था। पहले होता ये था, लोग स्थायी सेना नहीं रखते थे। मोस्टली क्या करते थे, जब युद्ध होना होता था तो अपने मतलब जाते थे राज्य में और लोगों को रिक्रूट करते थे और फिर युद्ध होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी बोला। भाई इसको सिकंदर सानी बोला जाता है, सिकंदर के जैसा। पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब था। तो इसने क्या किया? सबसे बड़ी चीज है, दुनिया को जीतने के लिए सेना की जरूरत होगी, एक ट्रेंड सेना। तो इसने क्या किया? सेना को परमानेंटली अपने यहाँ रिक्रूट किया, उनको सैलरी देना शुरू किया। ये काम शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो उस वक्त जो सीमा थी वो थी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी को सीमा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इसी को गाजी मलिक बोला जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। वर्ष 1333 ईस्वी में कहां का विदेश यात्री इब्न बतूता बगल में जूता भारत आया था? है ना, गाना आपने सुना होगा, याद आ गया मुझे भी। मोरक्को का यह विदेश यात्री था, याद रखिएगा, इब्न बतूता मोरक्को का विदेश यात्री था। वर्ष 1333 में ये भारत आया था। अगला प्रश्न है, विदेश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं मोहम्मद बिन तुगलक का, एसएससी का फेवरेट है। ये जितने 3-4 प्रश्न मैंने बताए इब्न बतूता से, इनको आप हर हाल में पढ़ लो, क्योंकि एक प्रश्न तो दे ही देता है एसएससी। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? ये भी बहुत बार पूछा एसएससी ने। रिहला नाम की किताब लिखी थी, बहुत ज्यादा पूछा गया। किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद बिन इब्न बतूता, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 56, किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और फिर इसने क्या किया? दिल्ली से देवगिरी ले आया, फिर इसने कुछ दिन बाद देवगिरी से फिर दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। तो ये किया किसने था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने था। कुछ इसके ऐसे काम भी थे जिसकी वजह से लोग इसको पागल राजा बोलने लगे थे। इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, दिल्ली से देवगिरी लाया राजधानी, फिर देवगिरी से दिल्ली ले गया। तो ये सारी चीजों से लोग परेशान हो गए थे, इसलिए इसको लोग पागल राजा बोलने लगे थे। अगला प्रश्न है, किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था, ठीक है, कुछ काम इसके ऐसे थे। किसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था दिल्ली सल्तनत में। प्रश्न नंबर 60 है, होली त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था, जो होली के जो त्योहार होता है तो उसमें पार्टिसिपेट भी किया करता था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। देखिए, आपको देवगिरी लिखा हुआ मिल सकता है, दरअसल देवगिरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु पर प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी ने कहा था, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? ठीक है, तो याद रखिएगा, राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से, इस तरह से। तो किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। किसके लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर यह बदायूनी ने लिखा था। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ये फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये भी तुगलक वंश का काफी ज्यादा प्रतापी शासक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों का इसने दर्द समझा था, है ना, आप भी तैयारी कर रहे हो, इसने दर्द समझा था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसने रोजगार कार्यालय भी खुलवाए थे। किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान दिया था और एक विभाग ही बना दिया था दान दक्षिणा के लिए? दीवाने खैरात, ये किसने शुरू किया था? तो ये दीवाने खैरात की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? इसको गुलामों का बहुत शौक था, बहुत सारे गुलाम खरीदा करता था। इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। इसने करीब 1,80,000
ठीक है, कितने 1,80,000 गुलाम खरीदे थे। तो ये फिरोज शाह तुगलक था। किस सुल्तान ने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना ही की थी? अब इतने सारे गुलाम थे तो उनके लिए एक विभाग ही बना दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में नहरों का बहुत बड़ा जाल बिछाया गया था सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। सिंचाई पर कर, जिसको बोलते हैं हक शर्ब, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अब इसने खुद ही नहरें बनाई थी, तो जो भी इसकी नहरों से इससे पानी लेता था उनसे वो कर वसूल करता था। तो ये किसने करा था? ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था और इस कर को हक शर्ब नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था? तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दी अलाउद्दीन खिलजी ने, जिससे काफी ज्यादा विरोध भी झेलना पड़ा था। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी बोल रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था अशोक स्तंभ। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दरअसल इसके शासनकाल में जो 4 मंजिल थी, तो चौथी मंजिल जो थी काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसने चौथी मंजिल तो सही करवाई ही, साथ में इसने 5वीं मंजिल भी बनवा दी थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनवाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने धार्मिक किताबों के अनुवाद के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? इसने क्या किया कि जैसे कि जो हिंदू वाली धार्मिक किताबें उनका फारसी में अनुवाद कर रहा है और जो मुस्लिम्स की धार्मिक किताबें उनका हिंदी में या फिर संस्कृत में अनुवाद करवा रहा है। तो ये इसलिए किया ताकि लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को समझें, एक दूसरे के धर्म के बारे में जाने, अच्छी बातों को सीखें। तो इसीलिए इसने ये एक अलग से अनुवाद विभाग की स्थापना कर दी थी। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने फ्री में इलाज के लिए खैराती अस्पताल दारुल शफा की स्थापना की थी? यानी मतलब फ्री में इलाज भी प्रोवाइड करवाना शुरू किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, काफी सारे अच्छे काम भी फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हिसार हरियाणा वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किसने भारत पर आक्रमण किया था? तो किसने? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अब अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने कब भारत पर आक्रमण किया था? बताइए। ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग इनके जवाब दे पाते हैं। ठीक है, 1398 में ऐसे ही प्रश्न जब आते हैं ना, तो आपका स्कोर बूस्ट होता है क्योंकि आप इन्हें पढ़ रहे हैं। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हो गया था? तो सैयद वंश का राज्य जो है स्थापित हो गया था, क्योंकि तुगलक वंश यहीं से खत्म भी हो गया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद ही तुगलक वंश का अंतिम शासक था। कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी जो थे ये अफगान मूल के थे। लोदी अफगान मूल के थे। दिल्ली सल्तनत काल में किस वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया था? तो सबसे अधिकतम समय तक शासन किया था तुगलक ने। किसने किया था? तुगलक ने किया था। अब आप सोच रहे हैं सर आपने क्या कोड लिख दिया और जवाब दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, ये वाला प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको कोड बता देता हूँ। सबसे पहली चीज है, आप ये जान लीजिए, गुलाम वंश ने शासन किया था 84 वर्ष तक के, 1206 से 1290 के बीच। खिलजी ने किया 1290 से 1320, सिर्फ 30 साल। तो ये मिनिमम वाला है, खिलजी ने मिनिमम किया था। तुगलक वंश इसने 1320 से 1414, 94 ईयर्स। तो मैक्सिमम जो शासन किया था वो तुगलक वंश ने किया था। फिर सैयद वंश आए थे, इन्होंने 37 साल शासन किया, और लोधी वंश 1451 से 1426 तक के 75 साल शासन किया। ये पूछा जाता है मैक्सिमम वाला भी और मिनिमम वाला भी, तो आप इसको ऐसे याद रखो। लेकिन गुलाम वंश की तो आपको पता ही, शुरुआत तो गुलाम वंश से हुई थी, तो उसको छोड़ देते हैं और ऐसे याद रख लेते हैं, KTSL। KTSL इसको ऐसे याद रख ले, 2-3 बार बोलिए KTSL, आपको याद हो जाएगा। तो K, ठीक है, के जो होता है स्टार्टिंग होती, तो इसका मिनिमम होता है, उसके जस्ट बाद वाला मैक्सिमम हो जाता है। या अगर देखेंगे आप अल्फा उसमें जाएंगे अल्फाबेट्स में, तो 11 नंबर पे के आता है और 20 नंबर पे टी आता है। तो मैक्सिमम इसमें क्या है? मैक्सिमम टी है, तो टी फॉर तुगलक है। तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड तक इसने शासन किया था। और 11 क्या है? के, मिनिमम है। अगर देखेंगे KTSL में तो के यानी खिलजी ने मिनिमम टाइम पीरियड तक के शासन किया था। ठीक है, टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। क्यों? अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो वो क्वेश्चन जो नंबर आपको मिलना था ना, आपको लगेगा कि मुझे आता है, लेकिन आप गलत ही कर दोगे अगर आपको एक एक्यूरेट नहीं पता। तो कुछ टेक्निक्स आपको लगाते रहना चाहिए अपने आप से। ठीक है, अगला प्रश्न है, और जहां मैंने ये सारी चीजें फेस की हैं वो चीजें मैं आपको बताता चलूंगा, क्योंकि आप वो चीज फेस ना करें। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। कौन था? खिज्र खां था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। बहुत आसान है, सभी को पता होगा। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? फिर से आप लिख लीजिए KTSL। तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। सबसे मैक्सिमम टाइम पीरियड तक के तुगलक वंश ने शासन किया था। और ये KTSL याद रखने
रखने से 3 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। एक तो मैक्सिमम टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड, और तीसरा इनका सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा नगर की स्थापना की थी? तो वर्ष 1504 में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। याद रहे, आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन आगरा किसने बनाया था? तो आगरा सिकंदर लोदी ने बनाया था, जो जीता वही सिकंदर। अगला प्रश्न है, किसने गजे सिकंदरी एक नया माप पैमाना इसकी शुरुआत की थी? नाम से पता चल रहा है सिकंदरी लिखा है तो सिकंदर लोदी, ठीक है, गजे सिकंदरी। किसने खातों की लेखा परीक्षा के लिए एक प्रणाली शुरू कर दी थी? तो ये सिकंदर लोदी ने ही प्रणाली शुरू की थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। वर्ष 1518 में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ये आता है डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में। ये था खतौली का युद्ध, 1518 में हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हो गया था महाराणा सांगा से। किसने गुलरुखी नाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो किसने की थी? ये सिकंदर लोदी ने की थी। इसने अपनी कविताओं की रचना जो है वो गुलरुखी नाम से की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 91, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? फारसी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी ही हुआ करती थी। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? ये कृषि से रिलेटेड था। दीवाने अमीर कोही विभाग कृषि से रिलेटेड था। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किसानों की मदद के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी, और ये किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनत काल में बरीद किसे कहा जाता था? तो सूचना पहुंचाने वाले जो गुप्तचर होते थे उन्हें बरीद कहा जाता था। शशगनी चांदी का एक सिक्का होता है जो कि बराबर होता है। तो चांदी का जो सिक्का शशगनी है ना, ये 6 जीतल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 6 जीतल के बराबर होता है। किस सुल्तान ने अन्न के ऊपर कर को जो था वो समाप्त कर दिया था? तो ये किसने समाप्त कर दिया था? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने जो अन्न होता था उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते थे उनको खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? अब मैंने कहा था ना आपसे क्रम याद रखिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप गुलाम वंश को रख दीजिए, पहले सबसे पहले गुलाम वंश रख दीजिए, उसके बाद आप याद रखिए केटीएसएल। क्या याद रखेंगे? केटीएसएल। तो गुलाम वंश कहां सबसे पहले? इसमें देखो सी, ठीक है, सी का मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे आएगा, मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, ऑप्शन आप खुद ही, मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या? सी यानी गुलाम वंश। उसके बाद के मतलब खिलजी, खिलजी कहां पे? डी पे है। फिर तुगलक, तुगलक कहां पे? ई पे है। सैयद, सैयद कहां पर है? ए पर है। और फिर एल, लोदी, लोदी कहां पे है? बी पे। तो ये आपका एकदम सीक्वेंस रहने वाला है, ठीक है, समझ गए ना? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये आपका सीक्वेंस है, आपको याद रखना है।